हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो हम सभी ने स्टार्ट कर दिया था कक्षा 10 का विज्ञान, जो कि पहला चैप्टर पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने यह पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं, और उसके प्रकार भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और प्रकार में क्या पढ़े थे, द्विविस्थापन तक पढ़ लिए थे। संयोजन पढ़े थे पहला, दूसरा वियोजन और तीसरा विस्थापन पढ़े थे। ठीक है, तो विस्थापन तक हम लोगों ने 3 अभी तक क्रियाओं के प्रकार पढ़ा है, अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, तो आज पढ़ेंगे चौथा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये भी वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। और कोई भी डाउट होगा तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसका हल करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि उसका अगली अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो जो इसमें चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हमने तीसरा पढ़ा था, क्या पढ़ा था किसी को पता है? विस्थापन। विस्थापन में क्या कर रहा था कि जो जैसे जिंक था, जिंक से हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते थे। ठीक है, विस्थापन की बात कर रहे हैं अगले वीडियो की। ठीक है, थोड़ा रिवीजन करा दें ताकि आपको अच्छा रहे, आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या था ना, जो विस्थापन में क्या था कि इसको हटाकर खुद इसकी जगह यह ले ले रहा था। ठीक है, ठीक यही था ना कि जो बड़े वाला विक्रियाशील तत्व है छोटे वाले को हटा दे रहा था, उसकी जगह खुद बैठकर मज ले रहा था, यही था। ठीक है, तो इसका जस्ट अब क्या आगे एक स्टेप बढ़ गया, द्विविस्थापन यानी डबल का आदान प्रदान होगा ना। द्वि का मतलब हो गया दो, अब विस्थापन वही हो गया हटाना बैठाना, यही हो गया। ठीक, तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में आयन का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, सही बात है, करो भाई साहब, क्या दिक्कत है, द्विविस्थापन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ऐसे यौगिक जिसमें क्या अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखो उदाहरण की बात करें तो यहाँ देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके ये बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो यदि आपको बताया जाए तो यहाँ सोडियम, यहाँ सल्फेट है। ठीक, यहाँ देखो बेरियम, यहाँ क्लोराइड है। ठीक, तो ये वाला जो है सोडियम, ये जाकर सीधे कनेक्ट हुआ है किससे? क्लोरीन से। समझ आ रहा है? और जो ये वाला है बेरियम, ये सल्फेट से जाकर कनेक्ट हो गया है। ठीक, यानी देखो ये वाला अपना आयन इसके साथ साझा किया है, मतलब ये इसके साथ जुड़ा है, आइए इसके साथ। द्विविस्थापन का मतलब होता है दो व्यक्ति आपस में अदला बदली करे, बस सबसे आसान भाषा में यही बता रहे हैं। देखो तो देखो इसमें का ये जाकर इसके साथ बना है, पहले ये विस्थापित हो गया, दूसरा ये विस्थापित हो गया, ये बन गया है। ठीक, समझ आ रहा है? तो आपकी जानकारी के लिए बात होता है, जो आगे वाला होता है ये प्लस का होता है, पीछे वाला माइनस का होता है। ठीक, ये भी आगे वाला प्लस का, पीछे वाला माइनस का होता है। तो देखो ये वाला प्लस माइनस के साथ जुड़ गया है, ये प्लस इसके माइनस का, हमेशा प्लस माइनस दोनों रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? जो Na2 ये प्लस में है और ये SO4 माइनस में है। ठीक है, तो भैया सभी को पता है प्लस हमेशा माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है। समझ आ रहा है ना? प्लस हमेशा माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो भाई प्लस माइनस के साथ संबंध बनाएगा, ना कि प्लस के साथ, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी प्लस ये भी माइनस, ये भी प्लस ये भी माइनस, यानी दोनों की जोड़ी प्लस माइनस बन गई है। ठीक है, ये कैसे बना है पता ही तो रहा है, इसका प्लस जाके इसके माइनस के साथ, इसका प्लस जाके इसके माइनस का जुड़ गया है, ये वाला अभिक्रिया बन गया है। समझ में आ रहा है ना कि इसमें दो विस्थापित हुआ है, डबल डबल। ठीक, तो प्लस माइनस समझ में आ गया। इसको सूत्र को बनाने के लिए हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कैसे बनाया जाता है ऐसे सूत्रों को। ठीक है, अब आप ही बताइए। ठीक, पहले ये बताइए कि ये संतुलित है क्या संतुलित, इसके बाद हम समझा रहे हैं इसको एक और उदाहरण देकर। ठीक है, बताइए। तो देखिए सोडियम की बात करें तो यहाँ कितना है, देखो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे देखें तो देखो एक संकेत लिख दो पहले, Na। ठीक, सोडियम होता है, यहाँ देखो दो है, दो इसके नीचे है, दो। ठीक, सल्फर देखो S है, S का कितना है? एक है। ऑक्सीजन यहाँ देखो O है, ऑक्सीजन कितना है? 4 यहाँ दिया है। ठीक, समझ आ रहा है? यहाँ देखो B है बेरियम, इसका कितना है भाई साहब? इसका एक ही है। ठीक, समझ आ रहा है? यहाँ
क्लोरीन, क्लोरीन कितना है यहाँ 2 है। जब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पता करें कि कौन कितना है, तो ऐसे भाई साहब टेबल बना लो, आसान भाषा में टेबल बना लो, समझ जाओ। क्लोरीन का तो यहाँ 2 है, सबका संकेत लिखो, यहाँ मात्रा लिखो कितनी मात्रा है, ठीक है। इस साइड भी इसी तरह करो। देखो यहाँ बेरियम की बात करें यहाँ 1 है, ठीक। यहाँ सल्फर की बात करें तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन की बात करें तो 4 है, और सोडियम की बात करें तो कितना है 1, क्लोरीन की बात करें तो 1, ठीक। ऐसे तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं, ऐसे समझो, ठीक है। जैसे हमें समझ में आए वैसे समझेंगे, जरूरी थोड़ी ना है कि बस एक ही देख लेंगे तो बता देंगे, सही नहीं आ रहा है छोड़ो, ऐसे समझो। देखो तो यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ क्लोरीन देखो 2 है, यहाँ पे 1 है। जब कोई भी एक तत्व मिस्टेक हो जाए, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे कम बेसिक हो जाए, तो वहीं से पूरा समीकरण ही असंतुलित हो जाता है। मतलब एगो का असंतुलित हो जाए पूरा संतुलित, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो है 2 है 1, ऐसा ही समझ में आ गई असंतुलित हुआ, ठीक है। तो हमके समझ में आ गई कि हे का मात्रा है में बढ़ावे के बाद, ठीक। यहाँ देखो सोडियम N 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक। यहाँ सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, अब बेरियम 1 यहाँ भी। मतलब ये जो नीचे वाला का है ये वाला, ये तो सही है, बस ये 2 गो कबाब में हड्डी बन रहा है ना, सही बात है, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो आइए इसको हम सही करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। देख ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देख लो ये था, ठीक है। और क्या था, क्लोरीन यहाँ पे 2 था, सोडियम ये भी यहाँ 2 था, सल्फर 1 था, ऑक्सीजन 4 था, ठीक है ना, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो इस साइड हमें 2 चाहिए, मतलब इसको 2 बनाना है, देखो क्लोरीन और सोडियम को, देखो यहाँ पे 2 है, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो इसके आगे यदि हम 2 लिख दें, ठीक, तो सोडियम को 2 मिल गया, क्लोरीन को भी 2 मिल गया, 2 बराबर, ठीक। यहाँ भी 2, इस साइड देखो यहाँ जब 2 दे दिए तो भाई साहब इन दोनों का तो मान बढ़ गया ना, 2 जब बढ़ गया तो देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2 ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ठीक। ये तो पहले से सभी सही थे, देखो यहाँ भी 1 था, यहाँ भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 हो गया संतुलित। समझा है, बहुत ही आसान तरीके से एक बार अपने खुद से करिए, इसके बाद समझ आ जाएगा, ठीक है। कैसे हम किए हैं चीज़ों को एक बार समझिए, ठीक है। तो बढ़ाएंगे, कर लीजिए। देखिए एक और उदाहरण दे रहे हैं, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यहीं पे एक और उदाहरण हम दे रहे हैं, ठीक है। इसको खुद आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम बताएंगे, ठीक है। तो देखो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बताइए। देखो मैंने बताया था ना कि आगे वाला प्लस होता है, पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस। अब देखो यहाँ 3 है ना, तो 3 देखो पहले वाला जो प्लस होगा, बाकी ये हाई जो है ना ये माइनस में आता है, ठीक है। तो बना दो सूत्र को, आगे बना दो लोगे ना भाई, प्लस के साथ माइनस को लाना है, नहीं ला पाओगे, इतना आसान तो छोटा बच्चा भी कर लेगा यार, तुम तो 10th वाले हो। करो देखो, ठीक। ये प्लस माइनस की तरफ जाएगा, तो जब माइनस की तरफ जाएगा तो सीधी बात है पानी निकाल देगा, ठीक है, समझ आ रहा है। हाइड्रोजन जब डबल हाइड्रोजन हो गया तो भाई डबल हाइड्रोजन H2 और पानी निकल ही जाएगा, तो पानी बन जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, तो इसका आगे का प्लस इसका पीछे का माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। समझ आएगा, आसानी तो था, इसमें क्या करना था, बस इन दोनों को पानी बनाना था और इसको निकालना था, प्लस माइनस, बस प्लस माइनस को जोड़ना था, हेरा फेरी करना है, हेरा फेरी नहीं करने जानते हो यार, क्या आदमी हो, ठीक है। समझ आ गया प्लस माइनस का खेल, ठीक है। तो अब बताओ संतुलित है क्या, संतुलित बताओ। देखो यहाँ हाइड्रोजन 1 और इसमें दिख रहा है हाइड्रोजन, यहाँ दिख रहा है 1 1 2, यहाँ भी 2, यानी बराबर सही है। ऑक्सीजन की बात करें, अब इसको हटा दे रहे हैं, कोष्टक तो आपको समझाने के लिए बताए थे ना, ठीक है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 1, यहाँ भी 1 है, यानी बराबर, ठीक है, सही बात है। यहाँ देखो पोटेशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक। क्लोरीन 1, यानी सभी तरफ से क्या है संतुलित है, ये भी संतुलित होगा, ठीक। तो समझ में आ रहा है, इतना आसान है यार, अब कैसे बताया जाए, ठीक है।
तो ऐसा करते हैं कि समझ में आया होगा, इसको कर लीजिए, एक बार खुद से करिएगा ऐसे कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं, इसका देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया ना। देखिए अगला टॉपिक आता है क्या आपका इसी में, अपचयन और उपचयन। ठीक है, इसको भी जान लेते हैं, अपचयन क्या आता है उपचयन क्या होता है, क्योंकि इससे भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है भाई साहब, इसे भी अच्छे तरह से देखिएगा। देखो सबसे आसानी है, इसमें भी कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। देखो अपचयन में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, ऑक्सीजन निकलता है और क्या हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक, जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है और सॉरी यार, ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है इसमें। ठीक, अब वही यदि हम उपचयन या ऑक्सीकरण की बात करें तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, निकलता है। ठीक, बस यही टॉपिक आप याद रखिएगा, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल ही है। ठीक है, ऑक्सीकरण में यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन निकलता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना होता है वही अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सबसे आसान भाषा में आपको बता दिया कि इसका परिभाषा भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यदि वही पूछ दिया जाए अपचयन तो उसमें क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक, समझ आ रहा है, आसानी भाषा है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो जब ये अपचयन, देखो स्टार पॉइंट डाल लेंगे, ये भी नोट्स है आपका। ठीक है, अपचयन और ऑक्सीकरण, ठीक, जब ये दोनों मिलते हैं ना, जब ये दोनों साथ हो ना, ठीक, तब बनता है रेडॉक्स। ठीक, तब रेडॉक्स अभिक्रिया का उत्पत्ति होता है, मतलब इन दोनों के मिलने से रेडॉक्स एक अलग अभिक्रिया आती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है तो आप परिभाषा में यह देंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है वही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ आ रहा है, बस इसका पर्पज यही है, मोटा मोटी बात है, इन दोनों के मिलने से रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है। इसे कर लीजिए। इससे रिलेटेड सवाल यही आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषित में यही करेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे। ठीक है, तो कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, हो गया ना। तो देखिए अगला टॉपिक है क्या, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना या तो खराब होना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो धातुओं का हवा या नमी, हवा व नमी से खराब होना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, यदि उदाहरण की बात करें तो लोहे पर जंग लगना। जब हम बाजार में मार्केट में जाते हैं, कोई भी लोहा परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं, तो क्या होता है कि कितनी चमकीली होती है देखने में, और वही जब कुछ सालों या महीनों के बाद क्या होती है, पुराना हो जाती है, मूर्छा धर लेता है, उसमें धर लेता है कि नहीं धर लेता है, मूर्छा धर लेता है, यानी क्या होता है जंग लगने लगता है, उसी को मूर्छा, भोजपुरी में कहते हैं मूर्छा धर लो। ठीक है, तो समझ आया होता। तो लोहे पर जब जंग लगी यानी मूर्छा धरी तो लोहे का संक्षारण यानी नष्ट हुई भाई। अच्छा तुम ही बताओ, जो लोहा हम लेकर आते हैं, ठीक है, और उस पर क्या होता है कि जब जंग लग जाता है, ठीक है, यानी मूर्छा धो लेता है तुम ही बताना। ठीक है, जब मूर्छा धो लेता है तो क्या नष्ट ही होता है ना, लोहा जो नया होता है धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, आसानी भाषा में है। इसका उपाय यदि हम बताएं, उपाय, उपाय यानी रोकने का उपाय। ठीक है, रोकने का उपाय, यदि हम रोकने का उपाय की बात करें, रोकने का उपाय, ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ। जब लोहे पे क्या करेंगे, पहला तो पेंट लगाकर
ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, ग्रीस या तेल लगाकर, ठीक है। दो तरीके, मतलब रोकने का तो कोई तरीके से रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए मतलब हम बता रहे हैं आपके लिए कि पेंट लगाकर, देखते नहीं हो नया नया जब भी आता है लोहा, उसमें पेंट लगा देते हैं, चालाक होते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो क्या होता है, पेंट लगा देते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन पास नहीं कर पा रहा है, उसे नमी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए क्या होता है, वो थोड़ा समय ले लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेंट लगा देते हो तो नहीं होता है, वो भी देखते हो ना सालों बाद क्या होता है, वो भी मूर्छा धर लेना, मतलब लगने लगता है, ठीक है। तो वही बात है, रोकने का तरीका यही है कि पेंट लगाकर या ग्रीस या तेल लगाकर, ठीक है। इसे कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और आपका लास्ट टॉपिक है, और देखते हैं लास्ट टॉपिक वाला क्या है, ठीक, इसे कर लीजिए, ठीक है, हो गया ना। तो देखिए आपका अगला और लास्ट टॉपिक क्या करता है, विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होता है, गंधिता मतलब सुगंध से कोई रिलेटेड है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखो परिभाषा की बात करें तो तेल या वसा का हवा से खराब होकर बदबूदार हो जाना विकृत गंधिता। कहने का मतलब होता है जब हम भोजन को या तेल युक्त पदार्थ को, ठीक, भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं कि हम खुले में रख देते हैं, ठीक, तो हवा के कारण, ठीक, उसमें क्या होता है कि बैड सी, मतलब खराब सी, गंदी सी स्मेल आने लगती है, सड़ा हुआ, ठीक है। वही जो स्मेल है वही क्या, विकृत गंधिता, यानी विकृत का मतलब खराब, गंधिता का मतलब होता है सुगंध, सिर्फ, ठीक है, समझ में आ रहा है आसान भाषा में। जब भी तेल या वसा युक्त, ठीक, हवा से खराब होकर बदबूदार हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक। जब भोजन को हम खुले में रख देते हैं तो वायु यानी हवा की उपस्थिति में क्या होता है कि भोजन खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, उसी की जो महक होने लगती है वो खराब बदबूदार हो जाती है, और वही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता, ठीक है। तो इसको रोकने का जो उपाय, आइए देख लेते हैं। रोकने का उपाय, पहला उपाय होता है कि फ्रिज में रखो, भैया फ्रिज में रख दोगे तो लंबे समय तक आपका जो भोज्य पदार्थ होगा तेल युक्त या वसा युक्त, ठीक, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। यह नहीं कि हमेशा खातिर रहेगा, ना ही, तो कुछ लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक, यही उपाय है। ये दूसरा उपाय करेंगे तो एयर टाइट डिब्बा, देखे होंगे कभी एयर टाइट डिब्बा होता है, क्या होता है कि उसे पैक करते हैं तो क्या होता है उसमें हवा जो होती है ना, वायु, उसमें क्या होती है, क्रॉस नहीं कर पाते, मतलब उस डिब्बे में प्रवेश नहीं कर पाते। इससे क्या होता है कि भोजन जो होता है लंबे समय तक टिका रहता है और हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि जो भोजन क्या होता है लंबे समय तक रख देते हैं हम वायु में, तो क्या होता है कि उसमें सड़ने लगता है, बदबूदार आने लगता है, तो वही विकृत गंधिता का कमाल होता है, ठीक है, कि जो भोजन को क्या करता है, बदबूदार बना देता है, ठीक। तो समझ में आ रहा है, ठीक, ये आपका लास्ट टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पहले और आज का ही लेक्चर, ठीक है। और पहले का नहीं देखें तो आज आकर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक। और एक और इससे सोच रहे हैं लेक्चर लाने के लिए, जो क्या होगा कि जो भी आपके बॉडी के अंदर इससे रिलेटेड सवाल आया है पहले पार्ट का वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं वह लेक्चर लेकर आऊँ जो बोर्ड एग्जाम में सवाल इससे रिलेटेड पूछा गया है, तो आप कमेंट करिए P/Q, ठीक, P/Q ला दीजिए सर, कमेंट जैसे भी करिए, P/Q या MCQ जो भी हो, या क्वेश्चन पेपर, तो हम इससे रिलेटेड पहले पार्ट से रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे और जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उसको हल करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक। तो आशा करते हैं कि समझ में आएगा, इसे कर लीजिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी पहली नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए, ठीक है।